All right, guys. So, welcome everybody to lecture number two. In yesterday's lecture, just to give you a little bit of brief, we didn't actually do any concept. We kind of discussed कि आपका syllabus क्या है और क्या क्या changes हुए हैं आपकी readings में और किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या workbooks या practice problems आप लोग refer कर सकते हो. जो पिछला कल का lecture था वो website पे upload हो गया है, ठीक है. And like within like 2-3 days all the books and workbooks and PDFs that I was referring to, they will also be available. किसी को भी अगर वेबसाइट एक्सेस करने में या यू नो चीजें ऑपरेट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी तो लेट मी नो, ठीक है. It would be best to be used on a laptop, but it's mobile friendly also. You can use it on mobile as well, ठीक है. So with that being said, let us start and let's start talking about the consumer theory portion. और वहां पे हम लोग जो कंज्यूमर्स का बेसिक चीज है उससे शुरू करते हैं, ठीक है. आज हम लोग बहुत अलग अलग बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. आज हम थियोरी ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है. कि कोई भी इंसान के जो अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं उसको उसके लिए अगर हमें कोई थियोरी डेवलप करनी होगी तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है. और जो इंसान है या जो भी हमारा कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस को लॉजिकली क्या क्या अजम्पशंस को होल्ड करना चाहिए अगर हम एक रैशनल इंसान की बात करेंगे. तो इससे रिलेटेड जो जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे वो हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है. किसी को कोई भी डाउट हो कीप पोस्टिंग इट ऑन द चैट. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है. तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो टेक्निकल टर्म्स है, जो नए नए टर्म्स है जो आपने आज तक कभी नहीं सुने हैं, वो धीरे धीरे डिफाइन करते चलेंगे और उनका क्या रेलेवेंस है वो भी समझते चलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मेन चीज ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस. वी हैव टू मेक चॉइसेस एवरी सिंगल डे. सो उन चॉइसेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है. तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंजम्पशन बंडल का. कंजम्पशन बंडल. कंजम्पशन बंडल मतलब कंजम्पशन बंडल का मतलब क्या है. इट्स अ कॉम्बिनेशन it's a combination of quantities of various goods, or you can say services also, that are available. तो कंजम्पशन बंडल मतलब सिंपली क्या है कि जो जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हो उसको बोलते हैं कंजम्पशन बंडल, ठीक है. कि मान लो any random day, let's say today is Sunday, right? Your parents bring home Sunday को लोग थोड़ा बाहर का खाना पसंद करते हैं, right? So people might want कि let's go have jalebi and samosa, right? Typically Indian households में ऐसा होता है, right? So consumption bundle could be what? 2 samosa and 2 jalebi. अब ये सुन के किसी को समोसा और जलेबी खाने का भी मन कर सकता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, एक कंजम्पशन बंडल हो गया जिसमें 2 समोसा 2 जलेबी है. दूसरा कंजम्पशन बंडल हो गया मान लो 5 समोसास एंड 5 जलेबी. एनी अदर कंजम्पशन बंडल कुड बी 1 समोसा एंड 2 जलेबी. any other consumption bundle could include other goods also. The consumption bundle need not have only 2 goods, they can have 5 goods also. मान लो you have a tea party, so you will have tea, cup of tea, you have samosa, you have other things also, you can have lemonade also. तो आप अलग अलग चीजों के डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो कंजम्पशन बंडल इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट how many units of different goods or services you are consuming that are available with us, ठीक है. सिंपली इसका मतलब ये है. तो ये कितने भी गुड्स हो सकते हैं, कितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं जो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब ये कंजम्पशन बंडल हमने लिखे क्यों है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर जो है
कौन से कंजम्पशन बंडल को प्रेफर करता है, राइट? कि मान लो मैंने अगर ये ऑप्शन दिया या ये ऑप्शन दिया, राइट? लेट्स से आई हैव टू कंजम्पशन बंडल्स, फर्स्ट इज दिस and for the other one is this, and I want to know whether the consumer is preferring this या this. क्या उसको 2 समोसा 2 जलेबी पसंद है कि उसको 1 समोसा और 2 जलेबी पसंद है, कौन सा कॉम्बिनेशन उसके लिए सुटेबल है, ठीक है? सो कंजम्पशन बंडल्स, अलग अलग कंजम्पशन बंडल्स होते हैं जिसपे हमारा कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को हम जानना चाहते हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. सो वी वांट to see the preferences of the consumer over the consumption bundles. कि अलग अलग तरीके के कंजम्पशन बंडल हो सकते हैं, उस पे हमारे जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस क्या क्या है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो. ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? कि मैंने आपको अगर 10 कंजम्पशन बंडल दे दिए तो हम ये जानना चाहते हैं कि ओके वो किसको प्रेफर कर रहा है, कौन उसकी टॉप चॉइस है, कौन उसकी सेकंड चॉइस है, क्या कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जिसमें वो इनडिफरेंट है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट? मान लो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको मतलब जिसको जो है समोसा उतना खास पसंद नहीं है और ना पसंद भी नहीं है, सो यू माइट से कि ठीक है, आई कैन ईट 2 समोसाज ऑल्सो, आई कैन ईट 1 समोसा ऑल्सो, राइट? सो देन यू माइट से कि ओके बिकॉज इन दोनों में जलेबी जलेबी सेम है, तो आई एम indifferent between these two. I am okay whether my parents are bringing this or this, right? Or let's say you are someone who like eating more of everything, right? So you might say कि okay, I like this one better than this, कि I would like more samosa and more jalebis with me, right? तो different different consumption budgets के ऊपर हम consumer की preferences को देखना चाहते हैं, ठीक है? This is what we want. So this entire thing is basically, you know, theory of preferences that we are going to study now. So this is theory of preferences. कि प्रेफरेंसेस के लिए क्या क्या चीजें हैं जो लॉजिकली फॉलो होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो. सो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लॉजिकली लगता है कि कोई भी कंज्यूमर की प्रेफरेंस को फॉलो करना चाहिए, राइट? जैसे कि एक दो उन प्रॉपर्टीज का मैं आपको नाम बताती हूँ, आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टी मीन, ठीक है? सो हम लोग क्या जानना चाहते हैं? पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि हर कंज्यूमर, तो आप ना एक ब्रॉड ओवरव्यू ये देखो कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कि हम एक इंसान की अलग अलग प्रेफरेंसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो देखना चाहते हैं, राइट? तो एक प्रॉपर्टी ये है कि इंसान जो है लॉजिकल होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग कर पाए वैसा होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब क्या है, हम ये चाहते हैं कि अगर हम हमारे कंज्यूमर को 2 ऑप्शंस दें तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन ले. तो मान लो आपने उसको 2 ऑप्शंस दिए, तो वो इंसान बोले कि या तो मुझे एक ऑप्शन बेटर लगता है, या ये बोले कि मैं इंडिफरेंट हूं इन दोनों ऑप्शंस के बीच में, या दूसरा ऑप्शन मेरे को बेटर लगता है, राइट? इंसान अगर ये बोले कि मुझे नहीं पता, ये 2 ऑप्शंस जो आपने दिए हैं, आई कांट डिसाइड. सो वी डू नॉट वांट अ कंज्यूमर लाइक दैट. In our model we do not want an indecisive consumer, right? तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होना, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस, कि हमारा कंज्यूमर जो है चीजों के बीच में डिसीजन ले सकता है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस. अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. This is a property that the consumer's preferences should follow. Completeness मतलब they should be able to make a choice between 2 alternative bundles. और अगर ऐसा नहीं हो पाए, कि मान लो आपने किसी कंज्यूमर को 2 ऑप्शंस दिए और उसने बोला कि आई डोंट नो हाउ टू डिसाइड, समटाइम्स इट हैपेंस, राइट? इट हैपेंस विद अस. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डिसाइड in life what to do, right?
सो दैट मीन्स हमारी प्रेफरेंसेस उस वक्त पे कंप्लीट नहीं है. वी आर नॉट एबल टू मेक अ डेफिनेटिव चॉइस इन अ सर्कमस्टेंस. आप अगर किसी चीज के बीच में इंडिफरेंट हो तो वो भी एक चॉइस है, राइट? कि मुझे ये भी चलेगा ये भी चलेगा. आप ये नहीं बोल रहे मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, तो आप दोनों में से आपको कुछ भी दे दिया जाए आप ओके, राइट? तो दैट इज ऑल्सो अ चॉइस. सो वी वॉन्ट आर प्रेफरेंसेस टू बी कंप्लीट. जो भी हम अपनी मॉडल्स बनाएंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारा कंज्यूमर जो है उसकी प्रेफरेंसेस हो कंप्लीट. ठीक है, दिस इज वन प्रॉपर्टी. उसके अलावा दूसरी चीज जो हम लोग चाहेंगे हमारे कंज्यूमर के अंदर, वो क्या है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी क्या चीज होती है? अब हम ये चाहते हैं कि मान लो बेसिक चीज है ना? तो हम क्या चाहते हैं कि अगर देखो हमारा कंज्यूमर है वो बोल रहा है कि मुझे ना एप्पल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं. एक तो इकोनॉमिक्स में ये एप्पल्स इतना यूज हो जाता है ना. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. हाँ, तो मान लो कोई इंसान बोलता है कि मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है देन मैथ्स, राइट? किसी ने बोला कि मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी लगती है मैथ्स से, बट अभी उस इंसान को पता नहीं है कि इकोनॉमिक्स मैथ ही है ना? चलो, किसी इंसान ने बोला आई लाइक इकोनॉमिक्स बेटर देन मैथ्स, एंड दूसरा इंसान उसी इंसान के लिए वो बोल रहा है कि आई लाइक मैथ बेटर देन स्टेटिस्टिक्स, राइट? तो ये इंसान बोल रहा है कि मुझे स्टेटिस्टिक्स ज्यादा अच्छी लगती, मैथ ज्यादा अच्छी लगती है स्टेटिस्टिक्स से, राइट? तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है कि अगर आपको एक चीज बेटर लगती है दूसरी चीज से, और ये वाली चीज आपको बेटर लगती है इस चीज से, राइट? तो अगर आपको चॉइस करनी पड़े इसके बीच में और इसके बीच में, तो आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? अगर आपकी प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव है तो व्हाट शुड यू प्रेफर? सो दैट मीन्स exactly. So if you are given a choice between economics and statistics, you should be preferring economics. That means अगर आपकी, if your preferences are transitive, you should prefer economics relative to statistics, right? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट मीन्स हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिविटी अगर लूज हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है. ठीक है, अभी अगर लॉजिकली अगर अभी अभी मैं आपको पूछूं कि अगर कोई एक बच्चा है जो बोले कि मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी लगती है मैथ से, मैथ ज्यादा अच्छा लगता है स्टेटिस्टिक्स से, और रादर देन सेइंग इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी लगती है स्टेटिस्टिक्स से, वो बोले मुझे स्टेटिस्टिक्स ज्यादा अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स से, तो अगर उस इंसान को इकोनॉमिक्स मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स में चॉइस करने को दे दिया जाए कि इन तीनों में से आपको सिर्फ एक चीज चूज करनी है, तो क्या वो इंसान ये डिसीजन कभी ले पाएगा? अगर उसको तीनों में से चूज करना पड़े कि इकोनॉमिक्स ले लो या तो मैथ ले लो या तो स्टैट्स ले लो, तो अगर एक ऐसा इंसान है जिसकी प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव नहीं है, वो बोल रहा है मुझे स्टेटिस्टिक्स ज्यादा अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स से, तो विल दिस पर्सन एवर have a single choice out of these three options? No. Why? What will happen कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स में से वो क्या चूज करेगा? इकोनॉमिक्स. मैथ और स्टैट्स में से वो क्या चूज करेगा? मैथ, राइट? तो मान लो इकोनॉमिक्स और मैथ में से वो क्या चूज कर रहा है? इकोनॉमिक्स. मैथ और स्टैट्स में से वो क्या चूज कर रहा है? मैथ्स. और फिर इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की चॉइस में वो क्या चूज कर रहा है? स्टैट्स. तो आप एक साइकिल में बंध गए हो, राइट? सो एक्चुअली इट इज दिस, राइट? और दिस इज प्रेफर्ड देन इकोनॉमिक्स. So you will never be able to decide which is the best thing for you.
कि इकोनॉमिक्स इज बेटर देन मैथ्स, मैथ्स इज बेटर देन स्टार्ट्स, स्टार्ट्स इज बेटर देन इकोनॉमिक्स, एंड देन अगेन इकोनॉमिक्स इज बेटर देन मैथ्स। तो ये पूरी एक नॉन स्टॉपिंग साइकिल हो गई। तो आप कि अगर प्रेफरेंसेस ट्रांजिटिव नहीं होती हैं तो आप कभी भी अपनी बेस्ट चॉइस नहीं पिक कर पाओगे। ठीक है, इसके बारे में और अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। गाइस, दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? यस, ओके। एवरीबॉडी, स्वाति 2024, श्रेय, ऋषभ, आयुष, प्रणव, दृष्टि, अवनी, अवनी विद डबल ई, आरव, अंजलि, अनन्या, अदिति। यू नो वी ऑलवेज हैव मोर स्टूडेंट्स विद जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। आई वंडर व्हाई। ओके, लेट्स गो। ऑल राइट। अच्छा, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखी कि दिस मेक सेंस, नेचुरली ऐसा होना चाहिए, राइट? कि हमारी प्रेफरेंसेस कम से कम ऐसी तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना? एक, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे एक इंसान में क्या चीजें लॉजिकली आप एक्सपेक्ट करोगे उसको सिर्फ प्रॉपर्टीज के टर्म्स में लिख रहे हो, राइट? दूसरी और क्या चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने कंज्यूमर के अंदर? एक प्रॉपर्टी है मोनोटोनिसिटी। भाई मोनोटोनिसिटी क्या होती है? मोर इज बेटर, राइट? मोर इज बेटर मतलब अगर आपके पास दो बंडल्स हैं, ठीक है, दो बंडल्स हैं। अब जैसे ये बंडल की बात करते हैं, ठीक है। ये एक बंडल था जिसमें दो समोसे दो जलेबी थे, ये एक बंडल था जिसमें एक समोसा दो जलेबी थे। तो मोनोटोनिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो बोलती है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि दो बंडल में, आपके पास एक बंडल है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स एटलीस्ट उतने हैं जो पुराने वाले में थे, तो ये एटलीस्ट वन तो है और ये एटलीस्ट टू तो है, और एक बंडल में सिर्फ एक गुड चाहे एक्स्ट्रा हो जाए तो आप इस बंडल को प्रेफर करो। ये होती है मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है कि इंसान चीजें जिस तरीके से प्रेफर करेंगे वो क्या होगा कि ज्यादा गुड अच्छा है। ये हमारी टिपिकल अजम्पशन है। एंड मोस्ट चीजों में अगर आप बहुत जनरल लेवल पे देखो, मोस्ट चीजों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, राइट? बिकॉज चीजें लिमिटेड हैं। और जनरली अगर चीजों के बारे में सोचा जाए, अगर कोई भी चीज एक गुड है, हम यहाँ पे बैड की बात नहीं कर रहे या न्यूट्रल की भी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, ठीक है? तो ऐसी चीजें जिनको ज्यादा कंज्यूम करके हमको खुशी मिलती है ना? तो जितने ज्यादा आप कंज्यूम करोगे कोई गुड, उतने आप ज्यादा प्रेफर करने चाहिए उस पर्टिकुलर बंडल को, ठीक है, अगर आपको चॉइस दी जाए। तो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी चीज की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करो। ऐसा इंसान हमारे पास होना चाहिए कि अगर उसको चॉइस दी जाए कि अगर उसको टू समोसा टू जलेबी एंड फाइव समोसा फाइव जलेबी में चॉइस करनी हो, तो वो इसको चूज करे, राइट? दिस इज द मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। अब इसको भी मैथमेटिकली क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फिर उसके अलावा इसके बाद जैसे हम लोग, तो अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल इज अबाउट टू कम। तो अलग अलग हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या प्रेफरेंसेस में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग कंजम्पशन बंडल्स जो हैं उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? ग्राफ, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आप अगर एक चीज को ज्यादा ले रहे हो, दूसरी चीज को गिव अप कर रहे हो, सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस चाहिए तो क्या होगा? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट वी विल बी डूइंग, राइट? अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। एवरीथिंग वी विल बी डूइंग, राइट? सो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, ऑल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू प्रेफरेंसेस दैट वी विल बी डूइंग। एंड different different graphical representations of our preferences that we will be doing. Indifference curve, marginal rate of substitution, marginal utility, ये सारी चीजें आप
इस पूरे डिस्कशन में डिस्कवर करोगे। मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। डिफरेंट डिफरेंट, अब यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सो गाइस, this is what we are typically going to do in this particular discussion. Are we okay so far? Okay, चलो, ऑल राइट, ओके जी, ठीक है। तो अब ये देखो, हमने जो है अलग अलग कंजम्पशन बंडल्स के बारे में बात की थी कि अलग अलग गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटीज जो है आपके पास अवेलेबल है, उसको कंजम्पशन बंडल बोलते हैं। हम अभी से बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ दो गुड्स के कंजम्पशन बंडल के बारे में बात करेंगे, राइट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू गुड्स ओनली, टू गुड्स ओनली, ठीक है। टू गुड्स ओनली का क्या मतलब है कि हमारे पास दो गुड्स होंगे जिसमें पहले गुड की क्वांटिटी होगी x1, दूसरे गुड की क्वांटिटी होगी x2, ठीक है। गुड 1, दिस विल बी गुड 2, और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यू माइट आस्क कि सिर्फ दो ही गुड के बारे में क्यों बात कर रहे हो, वाई नॉट 3 गुड, वाई नॉट 4 गुड, ठीक है। पहली बात तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि दो गुड को डिस्कस करना थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल टू स्टडी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दो गुड की सिचुएशन को समझ जाते हो, दो गुड पे जो भी चीजें एप्लीकेबल हैं, तो आप बाकी 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी द सेम लॉजिक इज अप्लाइड, राइट। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट नॉन ट्रिवियल केस दैट यू शुड बी स्टडिंग, ठीक है। सो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक टू गुड्स के केस में कुछ अलग से आपको पढ़ने को मिलेगा। जो टू गुड में चीजें आप करोगे वही आप सिमिलर चीजें 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड, 10 गुड किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो यू नो द रीजन वाई वी आर ओनली स्टडिंग टू गुड्स, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ generality, simplest non-trivial case, ठीक है। इसके अलावा कैन यू गिव मी वन रीजन व्हाई इट माइट हेल्प टू स्टडी ओनली टू गुड्स? कुछ भी, एनीथिंग, टेल मी, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? we can group all other goods as x2, very nice, very nice। तो टिपिकली हमारा जो ध्यान होता है वो हमेशा कैसे होता है कि हम एक गुड पे फोकस करते हैं और बाकी जो सारे गुड होते हैं उसको बोल देते हैं कि हाँ, वन गुड इज द गुड दैट आई वांट टू स्टडी एंड द सेकंड गुड इज ऑल द अदर गुड्स, या मनी स्पेंट ऑन ऑल द अदर गुड्स। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, दो गुड की चीजें समझ लो और फिर और हमेशा ऐसे ही करना है कि कोई एक गुड को फोकस करना है, उसकी चीजें पढ़ो और बाकी जो भी बच गया उसको ऑल दी अदर गुड्स की कैटेगरी में डाल दो, वो आपका सेकंड गुड हो गया, राइट। सो वी यूजुअली फोकस ऑन अ सिंगल गुड, single product, and all the other goods can be categorized as second good। वेरी नाइस, ये एक रीजन हो गया। उसके अलावा और कोई रीजन है क्या कि दो गुड्स को स्टडी करना क्यों बेटर है? थिंक इन टर्म्स ऑफ मैथ, मैथमेटिकली कैसे हेल्प करेगा ये हमें? थोड़ा ग्राफ के टर्म्स में सोचो। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कि दो गुड के लिए चीजें हैं, एक गुड को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हो, दूसरे गुड को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हो। मान लो 3 गुड ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ना हमसे प्लॉट होता ना हम विजुअलाइज कर सकते, राइट। तो ग्राफिकली भी चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर 3 गुड केस ले लिया, या 4 गुड तो फिर भूल ही जाओ, वो तो फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। तो ग्राफिकली चीजों को समझना बहुत आसान है 2D में, राइट।
एक X1 गुड को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लो, X2 गुड को वर्टिकल एक्सिस पे ले लो और फिर चीजों को स्टडी करो, राइट? सो इजियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब हमारे पास पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो सिर्फ टू गुड के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई वी आर नॉट लूजिंग एनी जनरलिटी, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई फॉर मल्टीपल गुड्स एज वेल, ठीक है? चलो जी, सो फार सो गुड। परफेक्ट। चलो अब हम लोग जो है, ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो अब हम टेक्निकली अब उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कंज्यूमर जो है उसकी प्रेफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। सो वी वांट टू सी कंज्यूमर्स। Guys, just wanted to ask you quickly, are you able to hear some background noises and is it too disturbing? If okay, no, because if yes, I can okay, okay, all right, perfect. Because in case they bother you, then let me know. I can just set up the mic and we can proceed like that. Consumers preference relation. आपको मैथ्स में रिलेशन क्या होता है वो पता है क्या? There's a concept of relation and function. You remember? Every function is a relation, but every relation is not function. Remember? ऐसा कुछ किया था कभी? हाँ जी, तो रिलेशन क्या होते हैं? ये वो रिलेशन है, ये वो मैथ वाला रिलेशन है ना? रिलेशन क्या होता है? Anybody would like to define what is a relation? तो हम लोग रिलेशन कैसे डिफाइन करते थे कि एक सेट है मेरे पास ए और एक सेट है बी, और मैंने क्या किया? ए क्रॉस बी किया, राइट? जिसको हम लोग क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? रिमेंबर? राइट। और फिर हम लोग रिलेशन क्या बोलते थे? अ रिलेशन इज समथिंग विच इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? यस और नो? ए क्रॉस बी का सबसेट इज अ रिलेशन, राइट? तो जैसे मान लो सेट ए है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 और 8। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी विल बी व्हाट? पहला एलिमेंट 2, 5, दूसरा एलिमेंट 2, 8, तीसरा एलिमेंट 3, 5, चौथा एलिमेंट 3, 8, राइट? ये हमारा एक कार्टेशियन ए क्रॉस बी होता था, राइट? और इसके मल्टीपल सबसेट बन सकते हैं। ये एक सेट है तो इसके बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, राइट? यस। तो हम क्या करते थे? इसका एवरी पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, राइट? तो रिलेशन क्या होता है? कुछ एलिमेंट ए से लिए, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? तो वट एवर इज द रिलेशन, आर दे कनेक्टेड और नॉट? सो मान लो मैंने एक सबसेट लिया 2, 5 एंड 3, 8, ये मैंने एक सबसेट लिया ए क्रॉस बी का, राइट? तो ये मेरा जो रिलेशन है ये क्या है? जिसमें 2 इज कनेक्टेड टू 5 एंड 3 इज कनेक्टेड टू 8, राइट? इज दैट फाइन? तो ऐसे ही हमारे पास कंज्यूमर्स के प्रेफरेंस रिलेशन हमें बनाने हैं। कंज्यूमर की प्रेफरेंस रिलेशन कैसे बनेगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ साइड नोट, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू कि ये रिलेशन होता है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है? उसके पहले हम ये बता रहे हैं कि जो हमारे कंजम्पशन बंडल्स हैं, कंजम्पशन बंडल्स, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
कैपिटल लेटर से, जो लेट से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स का मतलब क्या है? अभी हमने हमारा ध्यान जो है सिर्फ दो गुड्स पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो कैपिटल एक्स एक कंजम्पशन बंडल है जिसके अंदर मेरे पास क्या होगा, पहले गुड की क्वांटिटी होगी x1, दूसरे गुड की क्वांटिटी होगी x2। तो दिस इज अ कंजम्पशन बंडल x विच कंप्राइजेज ऑफ x1 यूनिट ऑफ गुड 1 एंड x2 यूनिट ऑफ गुड 2। ठीक है। सिमिलरली y क्या है? y भी एक कंजम्पशन बंडल है जिस विच कैन बी रिटन लाइक y1 एंड y2, जिसका क्या मतलब होगा, इसमें y1 यूनिट ऑफ गुड 1 है और y2 यूनिट ऑफ गुड 2 है। तो हम हमारे कंजम्पशन बंडल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करेंगे कैपिटल लेटर से। तो कल को मैं अगर ऐसे z लिख दूं तो आप समझ जाना कि दिस इज z1 कॉमा z2। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ऑल राइट। तो हम क्या चाहते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर आपको बोला जाए कि आपको इसके और इसके बीच में कंपैरिजन करना है, राइट? तो या तो कंज्यूमर को एक्स पसंद है एक्स और वाई के बीच में, या तो कंज्यूमर को वाई पसंद है एक्स और वाई के बीच में, या फिर कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे एक्स और वाई दोनों इक्वली पसंद है। I'm indifferent between these two, right? So there are only three possibilities, right? So either which one is better? X or Y, or if they are both equally good. ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट? यू कैन आइदर लाइक एक्स और यू कैन लाइक वाई और यू कैन बी इनडिफरेंट। और इनडिफरेंट का मतलब होता है कि आपको दोनों बराबर पसंद है। ठीक है, ऐसे कोई आप चॉइस नहीं कर रहे कि मुझे ये ज्यादा पसंद है। हाँ, यू आर इनडिफरेंट, चाहे एक्स दे दो चाहे वाई दे दो, आई एम फाइन, राइट? सो ये सारे जो चॉइसेस होते हैं उसके, इसको हम प्रेफरेंस रिलेशन का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है प्रेफरेंस रिलेशन का? So preference relation will basically tell us what the consumer is wanting to do, whether he likes X or whether he likes Y, or if he likes two bundles, whether he's indifferent between two bundles. तो आपके पास बहुत सारे बंडल्स होंगे, उसमें आप आपस में दो दो का कंपैरिजन कर रहे होगे, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस रिलेशन। ठीक है, अब आपकी प्रेफरेंस रिलेशन जो है अलग अलग तरीके की हो सकती है। अब इसके लिए ना हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इफ अगर मैंने लिखा x इज प्रेफर्ड टू y, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल, दिस इज नॉट ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन ऐसा होता है, दिस इज दिस दिस इज अ लिटिल कर्वी। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन नहीं है। अगर मैं लिखूं सिंबल, ठीक है, प्रेफरेंस रिलेशन जो है हमारे पास यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक सिंबल है। ठीक है, अगर मैंने लिखा इफ एक्स इज प्रेफर्ड टू वाई, इसका क्या मतलब है? मीन्स x consumer prefers bundle X to bundle Y, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर उसको X और Y के बीच में चॉइस करने को मिले तो वो X को चूज करेगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो मतलब यू नो, इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन X एंड Y द कंज्यूमर विल बी चूजिंग X। ठीक है, तो अगर 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 ये इंसान को X पसंद है Y से, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? So if this is true, then can we write this? क्योंकि y
प्रेफर्ड टू एक्स का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर prefers bundle y to bundle x, right? So we cannot write this. This is not possible, right? है ना? तो अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दी हुई है तो हम क्या बोलते हैं कि इफ यू नो, इफ यू आर गिवन x इज प्रेफर्ड टू y, तो इसको हम बोलते हैं x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y. या फिर इसको हम लोग स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, वी कॉल इट स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन ऑल्सो. स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन ऑल्सो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक रिलेशन है जिसमें x कॉमा वाई आ गया, राइट, तो यहाँ पे y कॉमा एक्स नहीं मिलेगा, राइट. क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि पहला एलिमेंट मतलब व्हाट यू प्रेफर. सो अगर हम मान लो हम प्रेफरेंस रिलेशनशिप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि x इज प्रेफर्ड टू y, और इसका मतलब होगा y इज प्रेफर्ड टू x. तो अगर आपकी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, अगर स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों में से एक ही आएगा. इज दैट क्लियर? मैम इट इज नॉट पॉसिबल. यस इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर ये वैलिड है, अगर कंज्यूमर को एक्स पसंद आ रहा है, एक्स इज बेटर देन वाई, तो कंज्यूमर को वाई इज बेटर देन एक्स नहीं हो सकता ना. देन ही इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज स्टेटमेंट्स, द अर्लियर स्टेटमेंट, राइट. इज दैट फाइन? कि स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस अगर है, if this particular relation is strict preference relation, that means only one of these things will be there, right? Yes or no? तो इसका मतलब है, अब आप ये देखो कि जैसे कि मेरे पास, हमारे पास कंज्यूमर के बीच में जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? एक्स, वाई और जेड, ये तीन बंडल्स के बीच में थे. ठीक है, और एक्स, और मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया ऐसा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, वाई कॉमा जेड, ठीक है, एंड जेड कॉमा x, let's say, and z comma y. ये मैंने आपको ऑप्शंस, ये मैंने आपको जो है क्या बता दिया, ये अलग अलग मैंने आपको चॉइसेस दे दी. ठीक है, तो क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये स्ट्रिक्ट रिलेशन है? इज दिस अ स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस? क्योंकि जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज द वन विच इज प्रेफर्ड टू वाई. ये है हमारे पास सिस्टम. ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई. ये ऐसे लिखा मतलब एक्स इज प्रेफर्ड टू वाई, एक्स इज प्रेफर्ड टू वाई. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाई इज प्रेफर्ड टू जेड. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेड इज प्रेफर्ड टू एक्स. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेड इज प्रेफर्ड टू वाई. सो जेड कांट बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई, एंड वाई कांट बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू जेड. सो दोनों ही ऑप्शंस आ गए हमारे पास. तो ये एक स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस रिलेशन हमारे पास नहीं है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक मल्टीपल थिंग्स लाइक दिस. ठीक है, तो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में ओनली वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कैन बी देयर. ठीक है, इज दैट फाइन? ये चीज क्लियर है? ओके, परफेक्ट. तो ये तो हो गया स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस. अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप हमेशा एक बंडल को ऊपर रखोगे. हो सकता है आप एक बंडल को ऊपर ना रखो, हो सकता है आप उन दोनों बंडल्स के बीच में इनडिफरेंट हो. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड इनडिफरेंस रिलेशन. अगर कंज्यूमर, मान लो एक्स और वाई बंडल है, ठीक है, अगर कंज्यूमर को जो है, इफ द कंज्यूमर लाइक्स
both x and y equally, then we say, तब हम लोग किस तरीके से लिखते हैं इसको, x is indifferent to y, राइट? इसका मतलब क्या है कि मैं जो कंज्यूमर है वो x और y के बीच में इनडिफरेंट है, ठीक है? x और y के बीच में कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, ठीक है? दैट मीन्स, एंड ये जो सिंबल है ये क्या है, द सिंबल टेल्स यू दिस इज इनडिफरेंस रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर एक रिलेशन है जो इनडिफरेंस रिलेशन है, और मैंने आपको बोल दिया कि वो जो रिलेशन है ना, वो जो मेरे पास सेट है उसके अंदर x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इनडिफरेंट टू y। तो क्या मैं उसी रिलेशन, वो जो सेट है उसके अंदर y कॉमा एक्स लिख सकती हूँ, या कैन आई एक्सपेक्ट टू सी y कॉमा एक्स? यस, वाई वुड दैट बी? क्योंकि अगर x और y, अगर x और y में वो इंसान इंडिफरेंट है, तो वो y और x में भी तो इंडिफरेंट है ना, राइट? सो दिस पर्सन इज ऑल्सो इंडिफरेंट बिटवीन y एंड x, राइट? सो जो आपकी इनडिफरेंस रिलेशंस होती हैं उसमें एक्स वाई भी आपको मिलेगा और वाई एक्स भी मिलेगा, राइट? एज बोथ आर इक्वली प्रेफर्ड, राइट? इज दिस फाइन? ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। तो अब आप ये देखो कि उसके अलावा फिर हमारे पास कई बार जो है वीक, जैसे स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस था ऊपर, व्हाट वाज दिस सिंबल? दिस वाज अ सिंबल फॉर स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। What is this symbol? This is a symbol for indifference relation. Strict relation था ऊपर, strict preferences. This is indifference relation. आपके पास जो है, हो सकता है कि एक weak preference भी हो, right? Sometimes मान लो हम लोग इस तरीके से लिखें, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ना, this is weak preference relation. इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको बोले कोई भी, PREFERE preference, ठीक है? if somebody says, if you see this symbol, what does this symbol mean? कि अगर मैंने ये लिखा कि x is weakly preferred to y, x is weakly preferred to y, तो इसका क्या मतलब होगा कि या तो x y से प्रेफर्ड है, राइट? या तो ये हो सकता है, या तो x और y इनडिफरेंट है। तो इमेजिन, सो मतलब मैंने लिखा कि x इज ग्रेटर देन, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y स्मॉल, मैंने अगर ऐसे लिखा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम क्या बोलते हैं, या तो x की वैल्यू y से बड़ी है या तो x की वैल्यू y के इक्वल है। ये दो पॉसिबिलिटीज होती है, यस और नो। ऐसा ही सिमिलर केस यहाँ पे है, ठीक है? कि जब भी ये सिंबल आपको देखने को मिले तो इसका मतलब है दिस इज अ वीक प्रेफरेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब है, whenever you see two pairs like this, that means either x is strictly preferred to y or x is indifferent to y। तो या तो x आपको ज्यादा पसंद है y से, या आप x और y के बीच में indifferent हो, राइट? इज दैट क्लियर? So this means preferred to or indifferent. Preferred to or ठीक है? इसका क्या मतलब हो गया कि आप जो है वीकली प्रेफर कर रहे हो किसी चीज को, तो या तो आप उसको बेटर प्रेफर कर रहे हो, स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो, या आप इनडिफरेंट हो, यू जस्ट डोंट नो विच वन इज दैट केस, ठीक है? इस तरीके की जो रिलेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वीक प्रेफरेंस रिलेशनशिप। और जो वीक प्रेफरेंस रिलेशन है ना,
अगर आपको वीक प्रेफरेंस रिलेशन दी हुई है तो उससे आप ये बता सकते हो कि स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो रिलेशन है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आप अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपको किसी ने एक वीक प्रेफरेंस रिलेशन दे दिया बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स, if somebody gives you a weak preference relationship ना, तो यू कैन फिगर आउट कि आपकी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या क्या आएगा और आपकी इनडिफरेंस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा, कि कौन से एलिमेंट को आप स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो और कौन से को वीकली प्रेफर कर रहे हो, कौन से को इनडिफरेंट प्रेफर कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास चॉइसेस हैं एक्स वाई और जेड के बीच में, ठीक है। और जो हमारी वीक प्रेफरेंस रिलेशनशिप है उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो क्या क्या है, एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड, जेड वाई एंड एक्स जेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज द वीक प्रेफरेंस रिलेशनशिप दैट वी हैव, ठीक है। वीक प्रेफरेंस रिलेशनशिप के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज दिस मीन, एक्स वाई इस रिलेशन का हिस्सा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स इज वीकली प्रेफर्ड टू वाई, राइट, यस और नो, है ना। जो दूसरी चीज है वो क्या है, y इज वीकली प्रेफर्ड टू z, है ना। सिमिलरली जो थर्ड एलिमेंट है उससे क्या है, z इज ऑल्सो वीकली प्रेफर्ड टू y एंड यहाँ पे जो है वो x इज वीकली प्रेफर्ड टू z, राइट। तो अब आप ये देखो, आप इन दोनों पे फोकस करो, इस पे और इस पे। आप क्या कह रहे हो, या तो मुझे y ज्यादा पसंद है या मैं y और z के बीच में इनडिफरेंट हूँ। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, या तो मुझे z ज्यादा पसंद है या मैं z और y के बीच में इनडिफरेंट हूँ। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ ट्रू हैं तो व्हाट इज द ओनली पॉसिबल केस अंडर विच दिस कैन बी ट्रू, एग्जैक्टली। तो द ओनली पॉसिबिलिटी अंडर विच both of them can be weakly preferred to each other is what, when they are indifferent, right। तो अगर आपकी वीक प्रेफरेंस में आपके दोनों कॉम्बिनेशंस आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि भाई y और z ये आपस में क्या है, indifferent, right, yes, this is fine। सिमिलरली आप इसको देखो, x जो है या तो इनडिफरेंट है या तो बेटर है। इस रिलेशन में दूसरा एलिमेंट है क्या, y इज प्रेफर्ड वीकली प्रेफर्ड टू x, नहीं। तो मेरे को ये तो पता है कि अगर इनडिफरेंट होते तो ये दोनों होने चाहिए थे, बट वो इंडिफरेंस वाली तो चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द सिचुएशन हियर, x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो भाई दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए था, y इज प्रेफर वीकली प्रेफर्ड टू x, है ना। तो दिस इंप्लाइज कि अगर आपके में वीकली प्रेफर्ड में ये है और ये नहीं है तो दैट मीन्स x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y, right, and similar logic we can apply here also, and we can say that x is strictly preferred to z, right, we can do that, है ना, ठीक है। तो क्या किया, एक वीक प्रेफरेंस से हमें ये पता चल गया कि हमारी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या क्या आएगा। तो हमको ये पता चल गया स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप में ये आएगा और ये आएगा, है ना। और y और z जो है वो इनडिफरेंस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ओके मैम, कैन वन गुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू दी अदर गुड्स, यस डेफिनेटली। आप ये देखो ना खुद, आप y और z के बीच में इनडिफरेंट हो और आप x को ज्यादा पसंद करते हो y से, तो आप x को ज्यादा पसंद करोगे z से भी, है ना। आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है मैथ से भी, और इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है स्टैट्स से भी, और मैथ और स्टैट्स में से आप हाँ कुछ भी दे दो,
तो आपको इकोनॉमिक्स मैथ से भी अच्छी लगती है और आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट से भी अच्छी लगती है, राइट? दैट लॉजिक वी कैन अप्लाई, यस और नो, राइट? सो इस तरीके से हमने स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को डिफाइन किया। जब भी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का सिंबल आ जाए तो उसका मतलब क्या है, आप उसको स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो और आप उन दोनों के बीच में इनडिफरेंट नहीं हो। इनडिफरेंट का मतलब आ जाए कि दो बंडल्स के बीच में आप इक्वली हैप्पी हो, दोनों के बीच में इक्वली हैप्पी हो। तीसरा अगर ऑप्शन है कि अगर वीकली प्रेफर आए तो मतलब या तो आप उसको ज्यादा पसंद करते हो या फिर आप इनडिफरेंट हो। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। और वीक जो प्रेफरेंस रिलेशन है अगर वो दी हुई है तो उससे आप ये भी बता सकते हो कि कौन से प्रेफरेंसेस स्ट्रिक्ट हैं और कौन से प्रेफरेंसेस इनडिफरेंस है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। इज दैट फाइन? सो फार सो गुड? कैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा मैथ पढ़ने लग गए? फाइन, ओके, ऑल राइट, ओके। Guys, anybody having any doubts so far? I hope everybody is following. All right. So the next thing that we would like to do after we've kind of tried to frame these things, frame these preferences is कि जो हम लोग स्टार्टिंग में assumptions के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई कंज्यूमर रैशनल है तो हम उसकी प्रेफरेंसेस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहेंगे, ठीक है? व्हाट आर सम assumptions that we would like to have on our preferences? So we will talk about those assumptions in detail now, ठीक है? So what are the different assumptions on preferences? Okay, so this is a very big topic. I do not want to, break it in between. So let's do one thing. We can take a 10 minutes break right now and we can rejoin at 4:06 and we can resume this discussion then. Okay. So बहुत सारे assumptions हैं जो हमें करने हैं बीच में. I don't want to give a like it'll be in a flow. Okay. So let's take 10 minutes now. You guys also get habitual of the timings now. Okay, so I'll see you guys at 4:06. Okay, thank you guys. Let's take a break. All right, okay. So we want to discuss कि जो हमारी preferences हैं कोई भी एक consumer की, वो जो preferences होती हैं उस पे आप किस किस तरीके की assumptions रखना चाहोगे. एंड वी ऑल्सो वांट टू डिस्कस आर दे इवन रीजनेबल. ठीक है, वी विल टॉक कि क्या ये assumption रीजनेबल है कि नहीं. ठीक है, चलो. तो सबसे पहली जो assumption है हमारी, जो हमने पहले भी स्टार्टिंग लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी, वो है कंप्लीटनेस की. ठीक है, कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस का मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा? अब हमने थोड़े से टूल्स डिफाइन कर लिए हैं, कुछ सिंबल्स डिफाइन कर लिए हैं, उनका यूज करके अब हमारे लिए इस डेफिनेशन, इस असम्पशन को एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान होगा, राइट? तो कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि कोई भी दो कंजम्पशन बंडल्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना पड़े इंसान को तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ठीक है, फॉर ऑल कंजम्पशन बंडल्स, फॉर ऑल कंजम्पशन बंडल्स एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई कोई स्पेसिफिक कंजम्पशन बंडल नहीं है, कोई भी दो जनरल कंजम्पशन बंडल को हम एक्स और वाई बोल रहे हैं. क्या होना चाहिए? आइदर, या तो एक्स इज प्रेफर्ड टू वाई, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई, या तो ये होना चाहिए, राइट? और वाई इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू एक्स, या तो ये हो, या तो ये हो, या फिर और एक्स इज इनडिफरेंट टू वाई. इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए. कोई भी कंजम्पशन बंडल ले लो,
उन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन करोगे तो या तो एक्स बेटर है, या तो वाई बेटर है, या दोनों इंडिफरेंट है, राइट? ये हमारी कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है कि हमारी प्रेफरेंसेस एटलीस्ट कंप्लीट तो हो, हम कभी ना कभी हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ तो बोल पाए कि हम इंडिफरेंट हैं कि बेटर हैं कि दूसरी वाली बेटर है, व्हाट इज द सिचुएशन, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट वी वांट इन आवर प्रेफरेंसेस, वी वांट कंप्लीटनेस, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ऑब्वियस है? लाइक अगर आप अपने रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में अगर इमेजिन करो, आप आपको कोई दो ऑप्शन दिए जाएं, तो डू यू थिंक आवर प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट? No. Okay. Can you give an example of when our preferences are not complete? Some anything would work. तो ये जो सारी assumptions है, ये हम किस किस इंसान को दिमाग में रख के कर रहे हैं? कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर होगा जो सिस्टमैटिकली सोचता है, जो लॉजिकली सोचता है, उसकी प्रेफरेंसेस पे क्या क्या assumption होनी चाहिए, ठीक है? वी ऑलवेज हैव अ रैशनल कंज्यूमर इन माइंड। रैशनल कंज्यूमर, हाँ जी। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई हमारी प्रेफरेंसेस कंप्लीट ना हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में? बताओ। ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, राइट? मान लो कि आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे एक हाथ में 100 रुपए हैं, एक हाथ में 200 रुपए हैं, ठीक है? एंड देन ही और शी हैज द मनी इन देयर हैंड फोल्डेड, एंड देन दैट पर्सन इज आस्किंग कि चूज विच वन यू वांट। So can this person make a decision कि he is indifferent between these two, he wants this hand or this hand? What does this person want? Can we make such a claim in this situation when we don't know what is gonna happen when we open the hands? ऐसा हो सकता है क्या? क्या उस केस में हमारी प्रेफरेंसेस कंप्लीट होंगी कि शुड आई पिक दिस हैंड और दिस हैंड? कैन आई? ओके, so, interesting. So Pranav is saying the choice is water ya food for 6 months. Is it possible to survive without food for 6 months? I'm not sure. Is it? Okay, Arav is saying chole bhature and kulche with a budget of 30 rupees. That उसमें preferences हो सकती हैं, आरव, उसमें preferences हो सकती हैं क्योंकि some people like bhature better and maybe some people like kulche better and some people might say कि okay कुछ भी दे दो. Okay, Arav is saying I, okay, आरव को लग okay, आरव डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो कुलचे खाए कि छोले भटूरे खाए, right? How long can a person survive without food? Does anybody have any idea? And how long can a person survive without water? So if एग्जैक्टली दैट, बट दिस अ गुड चॉइस कि आपको पानी सिर्फ पीना है या आपको सिर्फ खाना खाना है। 6 मंथ्स तो चलो बहुत लंबा पीरियड हो गया, वो तो फिर मान लो 2 दिन ही कर लेते हैं, इवन दैट वुड बी, बट आई थिंक पीपल वुड चूज वाटर। व्हाट डू यू थिंक? People still, okay, somebody is saying rajma chawal or kadi chawal. People do have preferences over that. I like rajma chawal better than kadi chawal. People do have preferences over that. So we are kind of considering the situations जहाँ पे इंसान जो है मतलब डिसाइड ही ना कर पाए कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, राइट? है ना? Yeah, for 6 months we cannot choose either water or food. uh yeah, so that is like an impossible situation, right? Yes. So whether to invest in in company A or company B. Hmm.
lots of interesting dilemmas you guys have now. Good to see that. तो जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उस कंपनी के बारे में और आपको पैसे लगाने हैं उस पे, मान लो 10,000 रुपए लगाने हैं, मान लो आपको उनके स्टॉक्स खरीदने हैं, ठीक है, तो फिर आपको नहीं पता आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करोगे, बी में इन्वेस्ट करोगे, आप इंडिफरेंट हो। बट जब आपको कुछ नहीं पता तो आप बोलोगे अरे कहीं पे भी लगा दो, तो वो तो फिर इंडिफरेंस हो गया ना। सो मतलब द बॉटम लाइन इज कि यस, इन रियल लाइफ वी डू सी अ लॉट ऑफ सिनेरियोज जहां पे हमें नहीं पता होता कोई एक गिवन सिनेरियो में कि हम क्या करें, राइट। टू स्टॉक्स फॉर द आरओआईज इन द पास्ट। दैट्स नाइस। सो बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे अब कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि 4 ईयर डिग्री करें कि 3 ईयर डिग्री करें। 4 ईयर डिग्री विद अ माइनर विल बी बेटर, या 3 ईयर डिग्री देन क्विकली गोइंग फॉर एन एमबीए। So that could also be a decision like this, wherein we can't really say. We just have to go without even knowing what is the best, right? So you do come up with a lot of situations wherein you have to deal with such things. Okay. So this is just to make you understand कि reality में ये चीजें उतनी clear नहीं है जितनी हम लोग इस मॉडल में बना रहे हैं, ठीक है। So this assumption is clear regarding completeness. ये चीज क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कंप्लीटनेस का सिंपल मतलब है दो कंजम्पशन बंडल्स के बीच में आप चीजों को कंपेयर कर पाओ, चाहे आपको एक चीज पसंद है या दूसरी चीज पसंद है या इंडिफरेंस है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता है ना। तो अगर ऐसा आपने बोल दिया तो मतलब कंप्लीट नहीं है आपकी प्रेफरेंसेस, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो हमारी है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। गाइस, सो फार सो गुड। लेट्स मूव ऑन टू ट्रांजिटिविटी नाउ। ओके, चलो। तो ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन जो है, अब इसमें ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि देखो, ट्रांजिटिविटी ये बोलती है कि लॉजिकली अगर एक चीज के बीच में दूसरी चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दूसरी और तीसरी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो पहली और तीसरी का कंपैरिजन जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने कितने तरीके की प्रेफरेंस देखी है, एक हमने स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देखी है और एक हमने इंडिफरेंस वाली प्रेफरेंस देखी है, और जो वीक प्रेफरेंस है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कल्मिनेशन, राइट। तो हमारे पास मान लो 3 बंडल्स हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एक्स और वाई आपस में या तो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड हो या तो इनडिफरेंट हो, राइट। सो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड हो या तो इनडिफरेंट हो, दो पॉसिबिलिटी है, राइट। आइदर दिस और दिस, and the same thing can happen with this also. It could either be strict or it could be indifferent, right? So if you have this information available, then we want to know कि x और z के बीच में क्या कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन के बीच में 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो टोटल कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं? जब पहली जगह के लिए 2 ऑप्शन हो, दूसरी जगह के लिए 2 ऑप्शन हो, तो टोटल कितने पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं? 4, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं, राइट। चलो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये देखो कि x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y, ठीक है। यहाँ पे ये किया और यहाँ पे भी यही वाला ऑप्शन यूज कर लिया, एंड y इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू z, ठीक है। ये हो गया वन फर्स्ट केस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया? x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y, एंड अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो एक्सप्लोर कर लिया, ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, एंड y इज इनडिफरेंट टू z, ठीक है। ओके मैम, y is the assumption of reflexiveness not given in the currently prescribed reading, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्सिवनेस का मतलब बेसिकली ये होता है, चलो मैं रिफ्लेक्सिवनेस का भी मतलब आपको समझा दूंगी, ठीक है, आफ्टर दिस ट्रांजिटिविटी एंड नो बिग रीजन। रिफ्लेक्सिविटी जो है आप उसको अज्यूम कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। एवरी बुक पुट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन डिफरेंट थिंग्स। रिफ्लेक्सिविटी का सिर्फ ये मतलब होता है कि क्या आप खुद को खुद से कंपेयर कर सकते हो,
कि मुझे एक बंडल क्या उसी बंडल से वीकली प्रेफर्ड होगा? हाँ, तो आपको वो बंडल और वो बंडल में आप इनडिफरेंट तो हो ही रहोगे, राइट? सेम बंडल जितना तो पसंद होगा ही आपको, राइट? सो वो एक तरीके से इनहेरेंट चीज है। इसको थोड़ा सा ट्रिवियल मान लेते हैं कि मतलब ये तो होना ही चाहिए, इसमें क्या सोचना। That is the reason why I think they haven't specifically and explicitly mentioned it. रिफ्लेक्सिवनेस क्या होता है कि अगर आप एक बंडल एक्स को एक्स से ही कंपेयर कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है? तो आपका वो बंडल, आप उसी बंडल से एटलीस्ट इंडिफरेंट तो हो गई, वो बंडल उसी बंडल से बेटर तो नहीं हो सकता, राइट? लाइक दैट, ओके? All right. So this was the first possibility. This was the second possibility. Third possibility is x is indifferent to y and y is strictly preferred to z. And finally, the fourth possibility is x is indifferent to y and y is indifferent to z. ये चार possibilities हो सकती है हमारे पास, right? तो हमारी जो transitivity assumption है वो क्या बोलती है? आप बताओ, हर एक केस में क्या होना चाहिए? What should I write? कि भाई अगर x स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है y से और y स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है z से, तो मुझे x और z के बीच में कैसा रिलेशनशिप चाहिए? देन व्हाट डू आई वांट? यस, तो ये स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, ये भी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, तो x और z के बीच में स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होगी। देन x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू z, ठीक है? ये होना चाहिए, ठीक है? सेकेंडली, इफ x is strictly preferred to y and y is indifferent to z, then what should happen? कि ये तो मेरे को ज्यादा x ज्यादा पसंद है, x और y में x ज्यादा पसंद है और y और z में मेरे को इंडिफरेंस है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि y है कि z है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है मैथ से? मैथ और स्टार्ट्स में कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब इनडिफरेंट हो, तो इकोनॉमिक्स और स्टार्ट्स में क्या पसंद होना चाहिए? बताओ। इकोनॉमिक्स, राइट? तो दैट मीन्स स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है ना, कि ये एक चीज बेटर है और यहाँ पे ये चीज और ये चीज बराबर है, तो ये चीज और ये चीज बेटर होनी चाहिए, राइट? एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड, एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड। ये चीज समझ में आई कि ये ऐसा क्यों हुआ? यस? नो? ओके। सो अब आप ये देखो कि हम क्या बोल रहे हैं, मुझे एक्स इज प्रेफर टू आई, मुझे इकोनॉमिक्स ज्यादा पसंद है मैथ से, मैथ और स्टैट्स मुझे बराबर ना पसंद है या पसंद है, जो भी आप बोलना चाहो। तो इकोनॉमिक्स मुझे ज्यादा पसंद थी मैथ से, मैथ और स्टैट्स सेम लेवल पे थे, इकोनॉमिक्स ऊपर थी, तो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का लेवल क्या होगा? सो इमेजिन आप इस तरीके से करो कि इकोनॉमिक्स यहाँ थी, मैथ यहाँ था, जो जितना नीचे उसकी उतनी कम रैंक, और मैथ और स्टैट्स सेम रैंक पे थे, तो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स का क्या रैंक है? ऊपर नीचे, राइट? तो सेम लेवल पे है ये इंडिफरेंस, और ये एक ऊपर लेवल पे है, तो यहाँ पे ये और ये इनके बीच का क्या कनेक्शन है? कि इकोनॉमिक्स इज बेटर देन स्टैट्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। दिस इज फाइन। ये एक्चुअली डेफिनेशन है ट्रांजिटिविटी की, है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। अच्छा, एक्स और वाई इंडिफरेंट है, ऐसे सोचो, एक्स और वाई सेम लेवल पे हैं और वाई बेटर है जेड से, तो एक्स और जेड का क्या रिलेशन होना चाहिए? इंडिफरेंट को सेम लेवल मानो और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को ऊपर लेवल मानो, तो एक्स और जेड के बीच में क्या कनेक्शन होना चाहिए? एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड,
ठीक है, एंड फाइनली एक्स और वाई सेम लेवल पे है और वाई और जेड भी सेम लेवल पे है। तो एक्स और जेड सेम लेवल पे है कि क्या है? इनडिफरेंट, वेरी नाइस। ठीक है जी। तो अगर अगर ये चीज हो, अगर आपको इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी होती हुई दिखे इनमें से, तो अगर आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट इस तरीके का हो, तो आप बोलोगे कि आपका जो सिस्टम है वो ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रहा है, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ट्रांजिटिविटी फॉलो कर रही है। वेरी नाइस, अंजलि इवन फाउंड द सिंबल। लवली। ओके, अच्छा जी, वेरी नाइस। तो अब आप ये बताओ कि ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या है डेफिनेशन? क्लियर है कि अगर ऐसा हो और ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव है आपके रिलेशन, या इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी सिनेरियो में आप आओ तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट होल्ड करने चाहिए जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। इज दैट फाइन? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिटिविटी ना हो तो क्या होगा? तो आप लूप में फंस जाओगे, राइट? कि अब मान लो x is strictly preferred to y, x is strictly preferred to y, right? एंड y is strictly preferred to z। ये जो एरो है ये जिस तरफ है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, राइट? और मान लो आप, आइडियली क्या होना चाहिए? x is x is strictly preferred to z, राइट? ऐसे होना चाहिए। तो ये जो है आपकी साइकिल जो है ब्रेक हो गई। आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, और फिर यहाँ पे आपकी साइकिल इस तरीके से नहीं गई, वो ब्रेक हो गई। बट इमेजिन करो ये हो जाता कि आप z को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो x से, तो यू हैव फॉलन इनटू अ लूप नाउ कि x और y में x पसंद, y और z में z पसंद, z और y में y पसंद, फिर से y और x में x पसंद, फिर ऐसे, मतलब ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं हो सकती। So whenever you have fallen into a cycle, you are not able to choose which is the best thing for you to do among these three options, right? So if transitivity breaks, you fall into different cycles of irrationality. कि बोलेंगे कि ये कैसे पागल इंसान है, एक्स ज्यादा अच्छा है वाई से, वाई ज्यादा अच्छा है जेड से, और एक्स और जेड में वो क्या चूज कर रहा है? जेड। वाओ, इट्स लाइक दैट, राइट? Guys, is this okay? All good so far? Yes? ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब अगले प्रॉपर्टीज जो हैं उस पे चलते हैं। ओके, लेट मूविंग ऑन। अच्छा, अब हम लोग जो है ना एक कॉन्सेप्ट नया, गाइज ऑल ओके विद एवरीबॉडी? आई आई सी ओनली वन रिस्पॉन्स गोइंग ऑन। सो तो नहीं गए सब लोग? बहुत मैथमेटिकल हो गया है क्या? ऑल ओके, गुड। चलो, परफेक्ट। चलो, दूसरी अजम्पशन करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये जो है
अब मरते दम तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आप हमेशा पढ़ते रहोगे, अभी अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, इंटरमीडिएट माइक्रो 2 में, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो यस, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। नाम में क्या लिखा हुआ है? इनडिफरेंस, ठीक है। इनडिफरेंस मतलब वो सारे डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स जहां पे आप क्या हो, इक्वली हैप्पी हो, या यू आर लाइक कि हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सेम लेवल ऑफ खुशियां मिल रही हैं आपको उन सब पॉइंट्स पे। और कर्व मतलब यू आर काइंड ऑफ प्लॉटिंग इट, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स हम देखेंगे वो कैसे होंगे, वो हम लोग एक्स वाई प्लॉट करेंगे, राइट। मतलब कंजम्पशन बंडल में दो गुड्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है, अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट consumption bundles that the consumer thinks are equally good. And the consumer is indifferent between among indifferent among them, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स का सेट है जो कंज्यूमर को लगता है कि वो सारे बंडल्स पे वो सेम लेवल, वो सबको इक्वली गुड मानता है, ठीक है। उसमें से किसी को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, सब एक ही लेवल वाले बंडल्स हैं। उसको अगर आप प्लॉट कर देते हो तो उसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, या फिर सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दैट आर देयर जहां पे कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ऑल दोज डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ, अब ये देखो कि एक बंडल एक्स और वाई, इसके बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है, ठीक है। एंड देन वाई एंड जेड, इनके बीच में भी कंज्यूमर इंडिफरेंट है। अगर ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है तो एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है तो व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड जेड? दैट एक्स इज इंडिफरेंट टू जेड ऑल्सो। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे लाने का मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हो पाया, राइट। इंडिफरेंस कर्व बनाना पॉसिबल है बिकॉज ट्रांजिटिविटी होल्ड्स। लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा है और ऐसा है, इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो फिर हम एक्स और जेड को कंपेयर नहीं कर पाते, राइट। सो ट्रांजिटिविटी मेक्स इट पॉसिबल for us to make indifference curve, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इंडिफरेंस कर्व का एक एग्जाम्पल देना हो हमें, तो क्या हो सकता है कि मान लो, गाइस दिस इज फाइन सो फार, आर वी गुड? ओके, ऑल राइट। सो इफ वी हैव टू प्लॉट द कर्व, ठीक है, मान लो इधर क्या है, गुड 1 है, इधर क्या है, गुड 2, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। मान लो एक्स
X1 X2, ये हमारा बंडल X हो गया और हमारा बंडल Y क्या हो गया, Y1 Y2। ठीक है, एक बंडल मान लो यहाँ पे है, दिस इज X1, दिस इज X2। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कंजम्पशन बंडल है, यू आर इंडिफरेंट बिटवीन दिस बंडल एंड दिस बंडल। सो लेट्स से दिस इज लाइक दिस, कि ये जो है मान लो Y1 ये है और ये मान लो Y2 ये है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या हो, ये बंडल X और ये बंडल Y इसके बीच में इंडिफरेंट हो। और भी बहुत सारे बंडल्स हो सकते हैं जो इससे और इससे और इससे और इससे आपस में सारे इंडिफरेंट हो, राइट। तो जब आप उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इंडिफरेंस कर्व। सो later on you will realize why we have made such a shape, but something like this। अगर मैं बोलूं कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इफ आई से दैट दिस इज एन इंडिफरेंस कर्व, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स पे जितने जितने जो जो कंजम्पशन बन रहे हैं, यू आर इनडिफरेंट बिटवीन ऑल ऑफ देम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। कि अगर मैं बोलूँ कि एक इंडिफरेंस कर्व है, तो इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या होगा कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे बंडल्स जो भी हैं, आप उन सब पे इंडिफरेंट हो। इज दैट ओके? यस और नो? राइट? नो? कैन यू रिपीट? ओके, आई एम सेइंग कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है, वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे आपका जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है, राइट। तो हमने बोला मान लो एक्स और वाई पे पॉइंट्स पे इनडिफरेंट है कंज्यूमर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व पे होना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। और भी मान लो अगर सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट भी अगर इंडिफरेंट है, ये भी ये भी ये भी, इन सारे के पोजिशन को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो यू विल गेट समथिंग विच इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उन सब पे जितने जितने जो जो कंजम्पशन बंडल्स हैं, अगर आप उनके बीच में इनडिफरेंट हो, तो दे विल ऑल लाई ऑन एन इंडिफरेंस कर्व। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ठीक है, राइट। चलो, ओके। सो तो अगर मान लो मैंने ये पॉइंट पिक किया कोई, और ये पॉइंट पिक किया, तो इसमें ये जो बंडल्स होंगे, कंज्यूमर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनडिफरेंट। ऐसे ही इस पूरे कर्व पे कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन दोस टू। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आगे जाके जब आप यूटिलिटी फंक्शन पढ़ोगे तो उससे इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, all right, moving on, let's move on to the next assumption, which is very important and which will tell you a lot, which is assumption 3, which is called monotonicity। मोनोटोनिसिटी का सिंपल मतलब है कि द मोर गुड यू हैव, द बेटर इट इज फॉर यू, राइट। मोर इज बेटर। ठीक है, which means consumer would like to consume more of a good rather than less of a good. So if the choice is between consuming more and consuming less, the consumer should always prefer consuming more, right? This is the assumption कि monotonicity की ये assumption है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर if you have two bundles, so what is the technical definition of it? Suppose X and Y are two bundles of goods such that X और Y दो बंडल ऑफ गुड्स हैं। X मतलब क्या, X1 X2, Y मतलब क्या, Y1 Y2। ये है सिचुएशन। ठीक है,
x मतलब x1 x2, y मतलब y1 y2। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, सो इफ यू आर अंडर सच अ सिचुएशन, पहली चीज क्या है, x बंडल जो है, x हैज मोर ऑफ वन गुड, मोर ऑफ वन गुड, वन गुड या फिर बोथ, देन y डज। अगर ऐसा है, एंड इसके अलावा कि अगर x में कम से कम एक गुड जो है, मान लो पहला गुड वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, कम से कम एक गुड, ठीक है। और दूसरे और बाकी दूसरी कंडीशन क्या है, x हैज एटलीस्ट एज मच ऑफ बोथ गुड्स एज y हैज, ठीक है। मतलब x में कम से कम उतना लेवल ऑफ गुड तो है ही जितना y में था। हम क्या बोल रहे हैं, दो चीजें बोली हमने कि भाई मेरे पास अगर दो बंडल है एक्स और वाई, ठीक है, और उसमें क्या है, मेरे एक्स बंडल की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स में कम से कम या तो पहला गुड या तो दूसरा गुड, कम से कम एक तो ज्यादा वैल्यू है, राइट। हो सकता है दोनों भी ज्यादा हो, तो कम से कम एक तो है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स में उतना वैल्यू ऑफ गुड्स तो है ही जितना वाई में था, एटलीस्ट उतना तो है ही। अगर ऐसा है और हम बोल रहे हैं मोनोटोनिसिटी है, तो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऐसा है ना, तो x शुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y। देन मोनोटोनिसिटी, सो मोनोटोनिसिटी की हम डेफिनेशन ही कर रहे हैं कि अगर ऐसा है ना, देन x इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू y। ये हमारी मोनोटोनिसिटी की अजम्पशन है, ठीक है। उस मोनोटोनिसिटी की डेफिनेशन, जैसे ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन देखी थी, अगर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसे ही यहाँ पे कि अगर दो बंडल्स हैं, एक्स में कम से कम एक तो ज्यादा है वैल्यू एज कंपेयर टू वाई इज गुड, एंड उतना तो गुड्स है ही जितना वाई में था, सारे गुड्स। अगर ऐसा हो तो वाई एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई अकॉर्डिंग टू द मोनोटोनिसिटी डेफिनेशन, ठीक है। कि अगर कोई कंज्यूमर मोनोटोनिसिटी फॉलो करता है, वो उस अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर ऐसे बंडल्स के बीच में उसको कंपैरिजन करने को बोला जाए, तो ही शुड बी प्रेफरिंग एक्स। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज सेइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक्स बंडल जो है वो क्या है 2,5, और वाई जो बंडल है वो है 2,3। तो पहले ये चेक करो कि पहली डेफिनेशन, पहला पार्ट, डेफिनेशन का पहला पार्ट वो वैलिड है कि नहीं, कि उसमें एक्स के अंदर कम से कम एक गुड ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वाई। तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये वाला गुड ज्यादा है एक्स में, यस और नो, राइट। दूसरा पॉइंट क्या था कि एक्स के अंदर एटलीस्ट उतने तो गुड्स होने चाहिए जितने वाई में। तो इसमें 2 और 3 थे, तो भाई इसमें 2 और 5 है, तो 3 तो है ही, राइट। तो एक्स में उतने गुड्स तो है ही जितने वाई के अंदर थे। तो अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिसिटी व्हाट शुड हैपन, एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू वाई, राइट, ठीक है। दिस इज हाउ मोनोटोनिसिटी इज डिफाइंड। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक्स होता 2,1 और यहाँ पे y होता 1,2, तो ओके, या सो आई वाज सेइंग कि फर्स्ट पार्ट इज वैलिड हियर कि x हैज मोर ऑफ वन गुड, 5 इज हायर देन 3, है ना। सेकेंड पॉइंट, x हैज एटलीस्ट एज मच ऑफ बोथ द गुड्स दैट y हैज। तो x में 2 यूनिट और 3 यूनिट होने चाहिए, तो 2 यूनिट तो हैं और इसमें भी 3 यूनिट तो हैं। 5 यूनिट इज हायर देन 3, तो इट हैज एटलीस्ट 3 ना, राइट। So because both these things are holding on, they hold true. So that means x should be strictly preferred to y, right? है ना, right? Sorted.
ठीक है। अच्छा, अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें बताओ, इसमें पहला पॉइंट क्या था कि एक्स के अंदर कम से कम एक गुड ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो एक गुड ज्यादा है, हाँ तो ठीक है, इसमें 1 था इसमें 2 हो गया, एक गुड ज्यादा हो गया, है ना। चलो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कम से कम जितना वाई के अंदर गुड्स थे उतने तो होने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 है, ज्यादा ही है। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे तो कम हो गया। तो हम यहाँ पे इस केस में मोनोटोनिसिटी वाली डेफिनेशन अप्लाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपने एटलीस्ट उतने गुड रखे ही नहीं जितने आपके पास वाई के अंदर थे, राइट। इज दैट फाइन? सो हियर यू कैन नॉट से कि यू विल लाइक एक्स मोर और यू विल लाइक वाई मोर। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता तो आप बोल सकते थे, या यहाँ पे 0 होता तो आप बोल सकते थे, राइट। Yes or no? If this would have been 0, then what would you have done? Again, x is strictly preferred to y, right? लेकिन यहाँ पे अब 2 हो गया, तो then you can't say anything. Can't say. Right? Is this fine? Clear with this? ठीक है। चलो, if you guys are clear, so this is the definition of monotonicity, कि x के अंदर अगर एटलीस्ट सारे गुड उतने ही है जितने y में है, और एक गुड एटलीस्ट ज्यादा है, तो x should be strictly preferred to y. This is what monotonicity tells us. अच्छा, अब ये बताओ, ये अजम्पशन कितनी रीजनेबल लगती है? डू यू थिंक दिस अजम्पशन इज रीजनेबल इन रियल लाइफ? रीजनेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रीजनेबल, जब भी आप कोई बोलते हो ना कि ये चीज रीजनेबल है, तो इसका मतलब है कि जनरली अप्लाई होती है क्या? एक्सेप्शंस कुड आल्सो ऑलवेज बी देयर, बट इन जनरल डू यू थिंक दिस अप्लाइज? व्हाट डू यू थिंक? डू पीपल लाइक मोर ऑफ गुड्स देन लेस ऑफ गुड्स? And if no, if your answer is no to this, do you think you can give some examples for that? If I check your stats paper and maths paper, would you like more marks in both or less marks in both? If let's say I would have been your paper checker, then more marks in both, right? And in general also, would you like more money and more free time? Would you like more big, like a bigger house, more bigger car? Would you more fancy food, more trying out, more vacations? Do you think we want more all the time? Bundle. Okay, so Pranav is saying a bundle of vegetables that I don't like, I definitely don't want more. Exactly. Yes. So there are a few specific examples like कि मतलब बहुत ज्यादा अगर आपने खाने आप लिमिटेड खाना खा सकते हो, एक पॉइंट के बाद अगर ज्यादा मिलने लगे और ऑप्शन हो, तो यू मे नॉट लाइक इट. एक पीस ऑफ केक माइट बी वेरी गुड, 2 पीस ऑफ केक माइट ऑल्सो बी वेरी गुड, बट देन इफ यू हैव टू ईट द इंटायर केक इट माइट नॉट बी वेरी गुड, राइट. तो अगर बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स अगर हम लोग पिक करें तो हाँ ठीक है, हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ वी मे नॉट वांट मोर ऑफ एवरीथिंग. दैट्स वेयर रेशनैलिटी कम्स इन. एग्जैक्टली, हाँ. तो हो सकता है कि वैसे तरीके की सिचुएशन हो कि वी मे नॉट वांट टू मच ऑफ अ केक, मतलब बहुत अगर हम माइन्यूट तरीके से देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट एक ब्रॉड लेवल पे चीजें देखो, डिबार लाइक नॉट थिंकिंग अबाउट दोज एक्सेप्शंस. In general, if you see human beings behavior, you would like to have more of things. तो rather than just saying कि मैंने आज एक केक खा लिया सारा का सारा, I may not want 2 cakes 3 cakes today, बट इन जनरल मान लो मैं बोलूँ कि एक साल में विद इन अ ईयर डू आई वांट मोर केक्स और लेस केक? आई वांट मोर केक्स, राइट. तो within a frame of time, in general, if you try to think about it, monotonicity is actually a very good assumption. People, human beings,
by nature we want to have more and more, right? That is why economics. If everybody would have sufficed with their needs, it would have been a different world. But now everybody has lots of wants and limited resources, hence economics, right? तो मतलब इन जनरल आप चीजें देखोगे, more marks, bigger salary, bigger package, bigger business, bigger country, bigger power, all of these things say something about how we behave. So it makes sense in general to assume more education, better housing, better healthcare, a lot of things are there. So it's a reasonable assumption, ठीक है, in general. ठीक है, अच्छा, ओके एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका एप्लीकेशन है अब मोनोटोनिसिटी का। अब जो है मजा आएगा आपको बहुत। अब ये देखो, अब एक इंडिफरेंस कर्व बनाया हमने, है ना। मान लो ये एक ऐसे कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं हम जो मोनोटोनिसिटी को फॉलो करता है, राइट। तो मेरे अब आपसे कुछ सवाल होंगे, आप उसके बारे में थोड़ा सोचना और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा consumer is following monotonicity, consumer is following monotonicity, and I am saying this is good one and this is good two, ठीक है। तो and I am saying this is my indifference curve, ये मेरा indifference curve है। So my question to you is this indifference curve possible for a consumer who has monotonic preferences या who follows monotonicity? कोई एक कंज्यूमर है जिसके लिए मोनोटोनिसिटी सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, क्या उस कंज्यूमर के लिए इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व आपको देखने को मिल सकता है कि नहीं? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, सो इट इज आइदर अ यस और अ नो क्वेश्चन विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग यू हैव टू गिव मी। यस तो भी क्यों, नो तो भी क्यों, ठीक है। तो एक कंज्यूमर है जो मोनोटोनिसिटी फॉलो करता है, मतलब अगर एक एक्स बंडल है और एक वाई बंडल है और एक्स के अंदर एटलीस्ट उतना है जितना वाई में है और एक गुड एटलीस्ट ज्यादा है, तो वो एक्स को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो क्या ऐसा इंडिफरेंस कर्व देखने को मिल सकता है इस तरीके के कंज्यूमर के लिए? दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया किसी को? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बता देना, फिर वरना मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता दूंगी। सोचो, टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट, आराम से तसल्ली से। ओके, दैट्स नाइस, परफेक्ट, करेक्ट आंसर। एंड व्हाई? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वो सारे पॉइंट्स जहां पे जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तो आप इस तरीके से सोचना शुरू करो, कोई भी दो पॉइंट्स पिक करो और देखो कि क्या हमारा कंज्यूमर इन दोनों पॉइंट्स पे इंडिफरेंट हो भी सकता है कि नहीं। थिंक लाइक दैट। व्हाट डू यू थिंक? हम्म, वेरी नाइस अंजलि, वेरी नाइस प्रणव, परफेक्ट रीजनिंग। अच्छा, अब एक बारी ये बताओ कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व है ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे मैं इंडिफरेंट होनी चाहिए, राइट?
तो x और y के बीच में मेरे को क्या होना चाहिए? इंडिफरेंट. x is indifferent to y, right? According to the definition of indifference curve. ठीक है. परफेक्ट, वेरी नाइस अवनी, वेरी गुड. हाँ, तो ये तो हो गया. अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एक्स एंड वाई शुड बी इंडिफरेंट. लेकिन हमारा कंज्यूमर तो मोनोटोनिसिटी फॉलो करता है. और मोनोटोनिसिटी क्या बोलती है? कि अगर आपके पास दो बंडल हैं, ठीक है, और एक बंडल में एटलीस्ट एक गुड ज्यादा है, तो भाई y1 में ज्यादा है x1 से, और इसमें y2 भी ज्यादा है x2 से, और इसके अंदर जो गुड्स हैं वो ज्यादा हैं, एटलीस्ट उतने तो हैं जितने x1 में हैं, x में हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? कि भाई y और x को जब कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिसिटी, व्हाट शुड हैपन? y शुड बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड टू x. लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती. ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती. या तो इंडिफरेंट होंगे या तो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड होंगे, राइट? तो दैट मीन्स ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये आपको पता है स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, तो ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई नहीं कर सकते, राइट? तो अदिति इज सेइंग, मैम isn't indifference curve always downward sloping? This is exactly the reason why they are downward sloping. They can never be upward sloping because of monotonicity, right? बिकॉज अपवर्ड स्लोपिंग मीन्स क्या? ज्यादा मिल रहा है तो भी हम लोग इंडिफरेंट है ना? ओके, सो यस, इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट essentially for this same reason, because of monotonicity, है ना? अच्छा, सेम लॉजिक अगर लगा के मैं पूछूं कि क्या मेरा इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल, इज दिस पॉसिबल? कैन माई इंडिफरेंस कर्व बी हॉरिजॉन्टल? व्हाट विल योर आंसर बी टू दिस? कि हमारा इंडिफरेंस कर्व, मान लो मैंने बोला ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, तो इज दिस पॉसिबल? नो और यस? So the answer to this is no, right? Because again, exactly, कि हमारे पास x का अमाउंट सेम, हमारे पास y का अमाउंट सेम रह रहा है हर जगह, मतलब सेकंड गुड का अमाउंट हमारे पास हर पॉइंट पे सेम है. लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारे पास गुड 1 का अमाउंट बढ़ रहा है, और हमारा कंज्यूमर मोनोटोनिक है ना? तो ज्यादा गुड मिल रहा है अगर कहीं पे, पुराने वाले के कंपैरिजन में एटलीस्ट उतना तो है ही, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो वी विल बी प्रेफरिंग दैट. So that is the reason why our indifference curve cannot be horizontal, right? Same logic if you apply, same logic के वजह से हमारा जो indifference curve है वो vertical भी नहीं हो सकता. Yes or no? क्योंकि सेम लॉजिक वहां पे भी अप्लाई करेगा कि आपका गुड 1 फिक्स है बट आपका गुड 2 तो बढ़ रहा है ना. तो हमने क्या क्या चीजें एलिमिनेट कर दी? ना तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ना तो ये वर्टिकल हो सकता है, तो क्या बच गया? अपवर्ड स्लोपिंग कर नहीं सकते, हॉरिजॉन्टल कर नहीं सकते, वर्टिकल हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी अवेलेबल, राइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द अपवर्ड रीजन अगेन? श्योर. देखो, अब जैसे मान लो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, अब इस पे आप कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, ये, तो अब आप इसको नंबर्स दे दो, इसको दे दो 5, इसको दे दो 10, इसको दे दो 5, इसको दे दो 10. अब आपको बस ये देखना है कि ये और ये क्या दोनों पॉइंट्स, दोनों बंडल्स जो हैं वो इंडिफरेंट हो सकते हैं. तो बिकॉज पर्सन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिसिटी इज बीइंग फॉलोड, तो जब आप y में देखोगे, y में दोनों ही गुड ज्यादा हैं, तो एटलीस्ट x में जितना था उतना तो है ही, और एक गुड उससे ज्यादा है. तो मोनोटोनिसिटी क्या कहती है? यू शुड प्रेफर y टू x.
So if you are preferring y to x, they can't be on the same indifference curve, right? Yes or no? Right? That is the logic. इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता. हाँ, अगर इंसान मोनोटोनिसिटी वायलेट करता है तो हो सकता है, या फिर ये इंसान ऐसा हो कि जो न्यूट्रल है, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा है तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, तो हो सकता है फिर उस केस में. बट अज्यूमिंग मोनोटोनिसिटी वी कैन नॉट हैव दिस पॉसिबिलिटी. ठीक है. इज दिस फाइन गाइस? ऑल गुड सो फार? ओके. अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग. कैन वी हैव इंडिफरेंस कर्व्स लाइक दिस? कि मान लो मेरे पास एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व हो जाए जो एक थिक एरिया है, लाइक दिस. Rather than being a line, it's like a thick line. Can we have something like this? ऐसी thick line जो है, मान लो this is good 1, this is good 2. ठीक है. So can we have an indifference curve which is like this, जिसके अंदर मतलब ये सारे points हैं? What is your answer? Can a thick line be an indifference curve? No. Okay. Why not? सेम रीजनिंग, राइट? क्योंकि अज्यूम देखो, थिक लाइन में क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन भी है छोटी सी, एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है, एक छोटी सी वर्टिकल लाइन भी आ रही है, राइट? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में तो ये इंसान इसको प्रेफर करेगा ना, या ये पॉइंट और ये पॉइंट में तो ये इंसान इसको प्रेफर करेगा, है ना? because there will be points where good 1 will be greater than good 2 and vice versa. Exactly. Yes. Right. So if you have a thick line as your indifference curve, you have lots of cases jahan pe they should not be indifferent, right? Again, following the monotonicity logic, right? So that is basically the reason why we are saying कि आपका इंडिफरेंस कर्व ना अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, ना एक बहुत थिक लाइन हो सकती है. एक डाउनवर्ड स्लोपिंग थिन लाइन, मतलब थिन लाइन मतलब लाइन जो बेसिकली होती है, दैट कुड बी योर इंडिफरेंस कर्व. इज दैट फाइन गाइस? दिस इज क्लियर? ऑल गुड? ओके. ऑल राइट. फाइन गाइज. इसके अलावा आई थिंक वेरी स्मॉल थिंग इज लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर assumption. Then we have the other assumption. But okay, I think let's do it in the next class. It's good to build the time accordingly. आज हमने 2 घंटे की क्लास ली. I hope you guys have become, you've also now kind of, you also have to come to the habit of taking long classes now. Okay. So all right. So all the material I will just try to assemble everything, the books and the solutions and everything. So वो आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में विजिबल हो जाएगा वेबसाइट पे. ठीक है. एंड उसके अलावा स्टार्ट रीडिंग अप. ठीक है. एंड इजी रीडिंग है तो आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हो. एंड आई वुड सजेस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द बैक प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, जो जो चीजें हो चुकी हैं उससे अभी एक्चुअली हमने ज्यादा कवर नहीं किया है, बट soon we'll try to pick up the pace as quickly as possible. ठीक है. All right, let's stop here for today, and we have the maths class in the evening at 7 p.m. So I'll see you then. Okay. Any doubts? Feel free to ask. I'll be here for some time. Thank you guys. Thank you so much.